अरशद भाई ने घूमा क्या आप कहाँ करोगे लॉन्ग में? 2024 लोकसभा चुनाव अपने फुल मोड पर आ चुका है। मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा से कनेक्टिविटी बिजनौर लोकसभा की भी काफी नजदीकियां पड़ती है, क्योंकि बिजनौर लोकसभा का काफी खित्ता मुजफ्फरनगर के आसपास से जुड़ाव है। यहां तक कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा जो है उसमें काफी गांव ऐसे बिजनौर के हैं जो बहुत काफी हद तक अंदर तक जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ, क्योंकि लगभग यहां पर पंजाबी समाज का भी काफी वोट बिजनौर लोकसभा में देखने को मिलता है, क्योंकि पुरकाजी विधानसभा में तो आज हमारे साथ में पंजाबी समाज के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग में उस पद पर जिस पर पहली पारी खेली गई हो भाजपा द्वारा, सुखदर्शन बेदी जी हमारे साथ हैं। क्योंकि इस वक्त जो चुनाव है करो मरो की स्थिति में है। आज चंदन चौहान का बिजनौर लोकसभा से टिकट फाइनल हो गया है और उसी कड़ी में सुखदर्शन बेदी जी चंदन चौहान जी को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर। तो बात करते हैं सुखदर्शन बेदी जी से कि क्योंकि बिजनौर लोकसभा में मीरापुर विधानसभा और पुरकाजी विधानसभा का जो रोल है वो बहुत अहम है, और कहीं ना कहीं सुखदर्शन बेदी जी की नजदीकियां मीरापुर विधानसभा में खास करके बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनका वहां पर एक तरीके से पैतृक माना जाता है, जमीनें इनकी वहां पर है। और जो इनकी अपनी महिंद्रा एजेंसी है ट्रैक्टरों की, तो किसानों का काफी जुड़ान है। तो बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि भाजपा ने जिम्मेदारी भी दी हुई है और फिर लोकसभा जो चुनाव है ये चुनौतियों भरा तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आगे हर उस वोटर की चाहत रहेगी कि सुखदर्शन बेदी जी अपने समाज के साथ साथ जिस तरह सर्व समाज में एक अलग पैक्ट बनाए हुए हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज की रमजान शरीफ आने में हर बार ये देखने को मिलता है कि सुखदर्शन बेदी जी रोजा अफ्तार का कार्यक्रम भी कराते हैं। वो गुरुद्वारे का कार्यक्रम हो या रोजा अफ्तार का कार्यक्रम हो या मंदिर का कार्यक्रम हो, किसी भी उसमें पीछे देखने को नहीं मिलते। तो उसमें देखते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में इन इस सब सेवाओं को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और किस तरीके से उन लोगों तक सुखदर्शन बेदी जी का टारगेट है। क्या चंदन चौहान के चुनाव में सुखदर्शन बेदी जी की रहने वाली है बिजनौर लोकसभा पर अहम भूमिका। बात करते हैं सुदर्शन बेदी जी से, और साथ में हनी बेदी जी और मनी बेदी जी उनके दोनों पुत्र हैं। तो आज ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे साथ में पूरा परिवार मौजूद है एक तरीके से। तो सुदर्शन बेदी जी और आपके परिवार का शालट में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका धन्यवाद और मेरा पूरे जनपद मुजफ्फरनगर को नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो अपने माननीय संजीव बालियान जी को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तीसरी बार सांसद बनने के लिए उनको टिकट दिया गया। और साथ साथ ही मैं चंदन चौहान जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्हें लोकदल ने अपने सिंबल से पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए के अनुसार उन्हें टिकट दिया गया। जैसे कि अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि चंदन चौहान का परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। ऐसा ही हमारा परिवार भी सबसे पुराना राजनीतिक परिवार है। इनके दादाजी स्वर्गीय नारायण सिंह जी, जो कि कांग्रेसी उस जमाने में थे, मेरे बड़े भाई साहब सरदार भजन सिंह बेदी जी, वो भी कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस के दो फाड़ हुए तो इन्हें माननीय स्वर्गीय नारायण सिंह जी को कांग्रेस में रोक के और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ मिलवाकर इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का उस जमाने में उप मुख्यमंत्री बनवाया था। ऐसे ही उसके बाद मेरे बड़े भाई जगदीश सिंह बेदी ने इनके पिताजी स्वर्गीय संजय चौहान जी, जिन्हें कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पैक्ट मिलके ये यहाँ के सांसद बने थे। तो इस प्रकार इनका परिवार और हमारा परिवार पुराना ही राजनीतिक परिवार है और बड़ा आपस में मेल जोल रहा। और अब भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको मैं बहुत अच्छी मतों से जितवाने की कोशिश करूंगा।
पूर्व में भाईचारा काफी रहा है, लेकिन पार्टी अलग अलग होने से कहीं ना कहीं पार्टियों की वजह से दूरियां रही होगी, लेकिन इस वक्त आपके लिए बड़े फायदेमंद ये भी साबित हो सकता है कि आज गठबंधन में आरएलडी भी है और उसी परिवार का पोता आज चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए है। तो कहीं ना कहीं आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा पर जो आपका एक बहुत बड़ा भरोसा है, उस भरोसे को भी आपको कायम रखना है जनता के बीच जाकर, और दूसरी तरफ जो परिवार से आपका जुड़ाव है और जिस की आपने बात करी स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की, तो बड़े बड़े पद पर रहे हैं और फिर उनके बेटे संजय चौहान बिजनौर लोकसभा पर सांसद भी रहे हैं, और अब उसी परिवार अभी मौजूदा विधायक है मीरापुर से चंदन चौहान, अब सांसद के तौर पर भाजपा ने और आरएलडी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उस कड़ी में सबसे मेन जिम्मेदारी आपकी ये भी हो जाती है कि आप परिवार से जो पहले से जुड़ान था, अब उसी चीज को लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप चंदन चौहान के पाले में डालने का काम करेंगे। मेन चीज तो ये हो जाती है। मुजफ्फरनगर में भी आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके ऊपर तो 2 लोकसभा की जिम्मेदारी आ गई, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। अब देखना ये होगा कि बिजनौर में, क्योंकि ये भी सुना जा रहा है सूत्रों द्वारा कि मीरापुर विधानसभा अगर वाइज सांसद बनते हैं चंदन चौहान, तो मीरापुर विधानसभा पे क्या भाजपा आपको चुनाव लड़ाने के मूड में, कुछ ऐसी बातें सरगर्मियां चल रही है कि हो सकते हैं अब की बार सुखदर्शन बेदी जी जो पूर्व में काफी समय से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, तो अब की बार भाजपा शायद उस सेवा का कुछ फल देने के मूड में नजर आए। जैसे कि आप मुझे विधानसभा मीरपुर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यदि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे कि आप विधानसभा के कैंडिडेट की बात है, आज हम सिर्फ लोकसभा के चुनाव के बारे में ही बातचीत करें, क्योंकि इस समय हमारा जो चुनाव है वो लोकसभा है, और हमारा चुनाव क्या कि हमें उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा जीतनी है। रही दो जो अभी आपने दोनों लोकसभा की बात करी है, बिजनौर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा, मैं आपको हर हालत में, हर किस्म से, मुझे क्योंकि मैं बहुत जमीनी से जुड़ा हुआ हूं, तो उस हिसाब से हम दोनों सीट बड़े भारी अंतरों से हम जीतेंगे, ऐसी मुझे पक्की उम्मीद है। जैसे अभी आपने मुझे बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पंजाबी समाज का जिले का अध्यक्ष भी हूँ, मैं पूर्व गुरु सिंह सभा का अध्यक्ष भी रह चुका, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी बनाया था। और मेरा सबसे बड़ी जो जीत है, जो मेरे पास सबसे बड़ा मेरा खजाना है, वो ये है कि मैं 1982 से महिंद्रा ट्रैक्टर की सेवाएं किसानों को मुजफ्फरनगर दे रहा हूँ। आज लगभग आप ये समझो 41 वर्ष हो गए हैं। तो मेरा जुड़ाव किसानों से और गांव से बिल्कुल नजदीकी घर जैसा है, और ये नहीं कि उसमें एक बिरादरी, सारी की सारी बिरादरियों से मेरा संबंध है। वो संबंध इसलिए है क्योंकि हम उनको एक अच्छी सर्विस, उनको अच्छी सर्विस देते हैं, इतने पुराने हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, 1952 से आज तक हम नंबर 1 है महिंद्रा ट्रैक्टर बेचने में मुजफ्फरनगर में। और ये भी आप आरटीओ से फिगर उठा के देख लीजिए, 50% हमारा शेयर है और 50% सारे ट्रैक्टर वाले हैं। ये ऊपर वाले की मेहर है। और जैसे भी आपने मुझे बताया रोजा इफ्तारी की बात, हकीकत है मैं सब धर्म को मानने वाला हूँ। मेरे लिए, क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी हूँ, इसलिए मैं 16वीं पीढ़ी होने, हमारे गुरु नानक जी ने सर्व धर्म को लेके चले हैं। उनके लिए हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं था। ऐसी मेरे, मैं उन्हीं के खून का एक अंश है, इसलिए मैं भी हिंदू मुसलमान को मानवता के हिसाब से देखता हूँ, ना कि धर्म के अनुसार। तो हिंदू भी एक मानव है, और सिख भी एक मानव है, और मुसलमान भी एक मानव है, इसलिए भाई हैं। परमात्मा एक है, उसी ने भेजा है। नाम चाहे उसका अल्लाह ले लो, वाहिगुरु ले लो, राम ले लो, कोई सा नाम ले लीजिए, लेकिन है सब एक। जिस तरीके से आपने 2022 के चुनाव में कपिल देव अग्रवाल जी के लिए एक बड़ी महिलाओं की सभा करके वोट बढ़ाने की
तरतीब और तरकीब अपनी जाहिर की थी, तो क्या इस बार भी महिलाओं से ही आप एक शुरुआत करेंगे और कोई इसी तरह का बड़ा कार्यक्रम करने के बाद में आप एक जिस तरीके से जोश भरा था महिलाओं के अंदर कि आप वोट डालने के लिए जब वो दिन आता है तो पिकनिक ना मना करके वोट डालने को ही तरजीह दी जाए, तो इस तरह की आपका एक कार्यक्रम सामने आया था, तो क्या इस तरह की कोई तैयारी है अभी भी? देखो जी, चुनाव के टाइम में समय के अनुसार कार्यक्रम बनते रहते हैं। उस समय मेरे मन में आया कि हमारी कमी क्या थी। हमारी कमी ये थी कि हमारी वोट होते हुए भी वो लोग महिलाएं अपने पतियों को कह के पिकनिक में जाती थी। तो मेरे को कि मेरे घर की मेरी दोनों बहुएं और मेरी घर की मेरी धर्मपत्नी तीनों को से सलाह करके मैंने एक सिर्फ महिलाओं का प्रोग्राम किया था, क्योंकि और अपने घर पे किया था। और उसमें मैंने मजे की बात यह है, माननीय कपिल देव जी को नहीं बुलाया था, उनकी पत्नी को बुलाया था। मैंने उस समय की चेयरमैन अंजू अग्रवाल को बुलाया था। ऐसे ही मैंने संजीव बालियान जी को ना बुलाकर उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता जी बालियान को बुलाया था। और सबको मालूम है कि यहाँ पे कितना बढ़िया प्रोग्राम था। ये तो प्रोग्राम बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये तो खाली एक प्रोग्राम से यदि चुनाव जीतना हो तो मेरे लिए कोई जब मर्जी कर लूँ, मैं चाहे 1000 आदमी महिलाओं की मीटिंग कर दूं। लेकिन मुझे चुनाव ये में बहुत प्रोग्राम है। जैसे जैसे पार्टी निर्देश करेगी, जैसे जैसे चंदन चौहान निर्देश करेंगे, जैसे जैसे माननीय संजीव बालिया निर्देश देंगे, वैसे वैसे मैं कार्य करता रहूँ। मनी भाई हमारे साथ बैठे हैं, मनी बेदी जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, ज्यादातर कारोबार पे ध्यान रहता है, लेकिन जहां जहां भी समाज की बात आती है तो समाज के साथ भी खड़े पाए जाते हैं। तो वैसे कैमरे से बचते हैं, लेकिन आज फोर्स करने पर शालट के कैमरे के सामने बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राणा जी। आज तो पकड़ में आएंगे आप, तो आज तो जनता तक आपका मैसेज जाना ही है। सवाल ये है, असल में आज आपको पकड़ने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बिजनौर लोकसभा से एक युवा चेहरा सामने है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा किस तरीके की अपने अंदर एक चाहत महसूस करेंगे, या युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो उन्हें चलने में मजा आएगा, तो उससे मतलब क्या मतलब लोकसभा में फायदा होने वाला है? जैसे कि आज मेरे ख्याल से पहली बार युवा चेहरा नहीं मिला, पहले भी बिजनौर लोकसभा पे युवा चेहरा आया है, तो लेकिन चंदन चौहान के आने से क्या माने आप चुनाव को लोकसभा के? मेरे को तो यही लगता है कि युवाओं को सबको साथ आना चाहिए, और सिर्फ राजनीति में नहीं, राजनीति तो है ही है, राजनीति, धर्म नीति, समाज सेवा, ये सब जोड़ के देश आगे बढ़ता है। तो मुझे यही लगता है कि चंदन चौहान के आने से युवा और जुड़ेंगे। युवा और जुड़ेंगे। हमारे साथ हनी भाई भी बैठे हैं, तो हनी भाई से भी बात करते हैं, हनी बेदी जी, क्योंकि काफी सुझाव देते रहते हैं कैमरे के विदाउट, आज कैमरे पे खैर मेरे साथ मौजूद है। हनी भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका राणा जी, और आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हमें मौका दिया बोलने का। और जैसे कि लोकसभा का चुनाव आ ही गया, आपने बताया, और चंदन चौहान जी एक बहुत व्यवहारिक, व्यवहार कुशल, पार्टी ठीक है हमारी पहले अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मिलना-जुलना, आना-जाना बड़ा अच्छा था। तो इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही, और बहुत उन्हें एक अच्छी तादाद में मुस्लिम वोटर भी, फैक्ट होने के बाद मुस्लिम वोटर भी एक बहुत अच्छी तादाद में मिलेगा। बहुत व्यवहार कुशल है, विधायक हैं, और इसका बेनिफिट उन्हें अच्छा मिले। लोकसभा चुनाव में आपके परिवार का भी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा और पुरकाड़ी विधानसभा में आपके कस्टमर भी बहुत हैं और आपका आना जाना भी है, और आपकी जो कृषि का जमीनें हैं बिजनौर तक ही मान लिया आपके उधर कृषि का काम होता है, तो मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं फिर आपके यहाँ कॉलोनी से स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि पुरकाड़ी विधानसभा में गांधी कॉलोनी का हिस्सा बहुत लग रहा है, लगभग 2 ढाई 3 हजार वोट के आसपास। बहुत ज्यादा आपने गलत कहा है, 2 ढाई 3 हजार नहीं। ये जो सरवट गांव में हमारा आता है, जिसमें लाल बाग, सुभाष कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, अंकित विहार, इस तरह की सारी कॉलोनियां हैं, और इसमें करीबन करीबन 35,000 वोट हैं। 35,000, जिसमें सबसे ज्यादा 8-9 हजार के करीब मुसलमान भाई है जो हमें वोट देंगे। उसके बाद शर्मा लोग हैं, 6-6.5 हजार वोट, वो हमें देंगे। ऐसी 6-6.5 हजार वोट, 6 हजार के करीब वोट पंजाबी भाइयों की है,
वो हमें मिलेगी। और अन्य जिसमें पाल भी है, सैनी भी है, एससी भी है, इवन टू हर बिरादरी के यहाँ पे हैं। ये इसमें वोट जितनी भी पोलिंग होगा उसका 90% मुझे उम्मीद है हम संजय चौहान अपने चंदन चौहान पुत्र स्वर्गीय संजय चौहान जी को वोट दवाएंगे। यार ये तो कोई शक वाली बात नहीं कि बेदी जी जब भी बात किसी एक बिरादरी की आती है तो एक बिरादरी से अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, क्योंकि सर समाज की बात करते हैं। आज भी 30,000 वोटों की बात करते नजर आए। मैं बात कर रहा था पंजाबी समाज की, लेकिन उन्होंने पंजाबी समाज की नहीं, खास करके उन्होंने पूरा ही वो 30,000 वोटों को परिवार की बात करी है। और दूसरी बात ये, आजकल एक और सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। जब आपने परिवार की बात करी तो परिवार का सवाल आता है। आपने देखा होगा कल से एक बड़ी गूंज है, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था कि मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी ने खुद उसका जवाब बहुत बढ़िया दिया है कि मेरा परिवार तो ना, मेरा पूरा भारत मेरा परिवार। देखो, आप एक देखिए, उनकी जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भारत को अपना परिवार माना है। पूरे संसार में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन भारत के लिए उन्होंने सभी काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जब भी वो भाषण देते हैं, वह ना किसी मुसलमान की बात करते हैं, ना किसी हिंदू की करते हैं, ना किसी की सिख की करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं 140 करोड़ जो मेरे भारतवासी हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो उनके वो तो 140 करोड़ों को लेकर चल रहे हैं, वो एक बिरादरी को लेकर नहीं चल रहे। ये जो परिवारवाद करते हैं, बिरादरीवाद, ये तो तोड़ फोड़ का काम करते हैं। ये लालू यादव को पता ही है आपको क्या है, किस केस में हो गया, आप सबको मालूम है। इसलिए मैं उसमें ज्यादा बोलने को ज्यादा नहीं चाहूंगा। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। 140 करोड़ की बात करते हैं, बात सही है। जब किसी परिवार का कोई मुखिया होता है तो वो पूरी परिवार की बात करता है। बेदी जी ने हमारे साथ शार्लेट में समय दिया है। और सबसे मेन चीज है कि हनी भाई से हमारे कुछ सवाल अभी बाकी है जो हम अभी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हनी भाई, आप एक बात बताएं कि जिस तरह 2024 के चुनाव की अहम जो कड़ी है, मतलब जनता बीजेपी को वोट क्यों करे? जनता जो वोट करेगी 2024 के इलेक्शन में, 14 के बाद 19 में भी वोट किया और 24 में भी करेगी, वो सिर्फ विकास पे करेगी। आप कहीं भी देखें, आप चाहे रोड हो, चाहे वो अच्छे स्कूल्स दोबारा बने हों या रेनोवेट हुए हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हुए हों, चाहे मैं ट्रैक्टर रिलेटेड काम करता हूँ, जितनी योजनाएं इस सरकार में आई हैं, इतनी योजना कभी नहीं आई। किसानों के जनधन खाते में पैसा जाता है, यंत्रों पे पैसा मिलता है। हमारे सांसद जी ने, संजीव बालियान जी ने, आप देखिए, रेलवे देखिए, इधर गौशाला खुली है, गौ सेंचुरी खुली है तुगलकपुर में। मतलब विकास के, सिर्फ विकास के नाम पे वोट मिलेगा। पूरे देश को एक सूत्र में बांध के विकास में उन्होंने जो भारतवर्ष का नाम, जो कभी आप बहुत बाहर भी जाते हैं, भारत के जो वासी बाहर जाते थे उन्हें पहले थोड़ी हीन भावना से देखा जाता था। आज जब भारत का पासपोर्ट कहीं जाता है ना, तो सिर्फ स्टैंप लगती है, ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होते। ये सब मोदी जी का है। उनकी जो राजनीतिक कूटनीति है, पूरे आप ये देखिए गल्फ कंट्रीज में उनकी जो पकड़ है, वो किसी आज तक नेता की कभी रही ही नहीं। तो मोदी जी को जो भी वोट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मिल रहा है, सिर्फ विकास के नाम पे। अब की बार एक और नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार। क्या मानते हैं? क्यों, आपको कोई शक है उसमें? यही तो मेरा सवाल है भाई। 400 पार होने में हमें तो कोई शक नहीं है। 400 से ऊपर ही जाएंगे। और 80 की सीटें आपको बताया ही है पापा ने भी कि 80 की लेकिन 80 विपक्ष तो आप पे आरोप लगा रहा है, आपकी पार्टी पर, कि मतलब आपने यानी कि मशीनों की सेटिंग बिल्कुल फाइनल कर दी है। इसका मतलब आपको पता है कि 400 ही पार होगी। जब किसी के पास कोई मुद्दा ना हो तो वो यही तो बोलेगा। मतलब जब वो जीत जाएंगे तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीजेपी को जनता वोट करती है तो मशीनों में दिक्कत है। तो इसलिए कोई शक नहीं है, विकास पे वोट मिलेगा। हमारे योगी जी ने बहुत काम किया यूपी में, 80 की 80 सीटें योगी जी के विकास पे मिलेगी। कोरोना टाइम में उन्होंने जैसा जैसा मैनेजमेंट उन्होंने किया, शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। तो इसलिए हमें तो कोई शक नहीं है, 400 पार होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हनी भाई ने अपने विचार रखे। मनी भाई से लास्ट सवाल है मेरा, सिर्फ क्योंकि मनी भाई को भी कहीं ना कहीं राजनीति से बड़ी दूरी बनाए देखा जाता है। उनका ये कहना है कि पापा जी है
तो वो बस अपना तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि हम तो ये करना चाहते हैं कि हमारे कारोबार से जितना भी फायदा पहुंच जाए। तो जिस तरीके से युवा चेहरा चंदन चौहान मैदान में उतर गया है, उसी तरीके से क्या मनी भाई ये मानते हैं कि चंदन चौहान अगर कल लोकसभा सांसद बनते हैं, तो क्या लोकसभा सांसद बनने के बाद चंदन चौहान लोकसभा चुनाव पर जो आज के वादे करते नजर आ रहे हैं, या जिस तरीके से वादे हो रहे हैं, दूसरी तरफ गुर्जर बिरादरी में मेरा एक इंटरव्यू है मनी भाई, मैं आपको बताता हूँ। गुर्जर बिरादरी में मैंने कई गांव में जाके इंटरव्यू किया है, लेकिन खास करके उनकी बिरादरी ये कहती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा ज्यादा 30% वोटरों में सिमट कर रह जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, सबको उनका नारा भी है हमारी कि भाई सबका साथ सबका विकास। और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी सरकार ने काम किया है विकास का, जैसे हमें हरनी भाई ने बताया है कि विकास चल रहा है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि 30% नहीं 80% लोग वोट करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ में कुछ अभी बाबूजी कह रहे, बाबूजी से मुझे लग रहा है कि शुरुआत की थी, तो लास्ट में बाबूजी पे करता हूँ। जी बाबूजी, क्या संदेश देना चाहते हैं लोकसभा में? मैं तो लोकसभा में एक ही संदेश दूंगा, हर एक आदमी जिसकी वोट है वो वोट डालने पहले जरूर जाए, वोट डाले, क्योंकि वोट डालना ही हमारा एक अधिकार है। ये क्योंकि ये एक नारा मेरा नहीं है, ये सरकार की तरफ से भी नारा होता है, हर एक को अपनी वोट डालनी चाहिए। मैं भी यही कहूँगा, वोट डालनी चाहिए। और मैं तो फिर ये कहूँगा, हमें वोट जो है एनडीए को, एनडीए जो हमारी वो है इसमें, उनको वोट डालें और 400 को पार ही पूरी करके चलें। लेकिन ये जो किसानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, सड़कों पर डिवाइडर लगा दिए और सड़कों पर किलो के कारपेट, क्या ये विरोध नहीं झेलना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, कुछ लोग हर बिरादरी के, हर जगह के ऐसे कुछ किसान, सब नहीं, मैं ये विरोध चालू किया। मेरा ये कहना है, एमएसपी जो है वो जो प्रदेश की सरकार है, ये उसका मैटर है। प्रदेश की सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश के अलग अलग एमएसपी हैं। इसलिए जिस जिस सरकार जहां जहां की है उनको करना चाहिए। हाँ, किसी कोई शिकायत है तो हमारे केंद्र सरकार के 3 मंत्री 4 बारी 5 बारी वहां पर गए, उनसे कह के बातचीत करेंगे, और वो कहते गारंटी दो। गारंटी कोई आदमी कैसे देगा? मोदी है तो गारंटी है ना, गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं ना। मोदी जी जितनी बात करते हैं वो कहते हैं कि मैं देश को सबसे प्रथम तीसरी अर्थव्यवस्था में लेके जाऊंगा, उसकी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी विश्व में भारतवर्ष का नाम सबसे ऊपर लेके जाने की गारंटी दे रहे हैं। वो हर एक का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करने की गारंटी दे रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल चीजों को कैसे देंगे? विश्व में नहीं, विश्व में तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन भारत का किसान परेशान है, इसका क्या होगा? देखो जी, मुझे आप कह रहे हैं परेशान है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा किसानों से वास्ता डायरेक्ट है। इसीलिए आपसे सवाल किया गया। 2017 से पहले हमारे ना तो इतने ट्रैक्टर बिकते थे, ना नगद ट्रैक्टर बिकते थे। उस समय हमारे 20% 22% कुल नगद ट्रैक्टर बिकते थे। 2018 के बाद मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैक्टर भी ज्यादा बिके हैं, ये तो आरटीओ फिगर है, और नगद बिके हैं। नगद कब बिकेगा? आप बताइए, नगद काश्तकार कब लेगा? जब वो हेल्दी होगा, जब वो मजबूत होगा पैसे से। सिर्फ क्या है, पंजाब के लोग एक दो मैटर पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसकी वो चाहते हैं, वो वहाँ की प्रदेश की सरकार आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें। हमारी हमारे यहाँ ये देखिए ना, हमारे जो किसान यूनियन वाले हैं कहाँ इतना कर रहे हैं जितना कि पहले अड़ के लड़ाई लड़ी थी। उन्हें पता है कि अब ठीक ठाक चल रहा है सबका। यहाँ के किसानों से समझौता हो गया अंदरूनी? नहीं, आप ये बात आप कह रहे हैं कि अंदरूनी, मैं कभी भी कोई अंदरूनी हमारे समझौते नहीं होते। जो भी हम समझौता करेंगे खुलेआम करेंगे, सबके बात साथ बैठ के बीच में करेंगे। अच्छा, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं मनी भाई, आप बताएं, ठीक है ना, क्योंकि बात रसोई की करते हैं। जब प्रदेश में सरकार जो है, बाबूजी कह रहे हैं उसको गारंटी लेनी चाहिए, उसको काम करने चाहिए। आज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार चल रही है।
जब राजस्थान में आप 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कोई सौतेला व्यवहार नहीं उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए अलग अलग जैसे यहाँ हमारे पर 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, वहां 400 का, मतलब क्या उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा अमीर है? देखो जैसे हमारे फादर साहब ने बताया अभी कि प्रदेश सरकार के अलग अलग सबके नियम होते हैं, उसी नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की आप ये देखिए कि कितनी पॉपुलेशन है। मेरे ख्याल से 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक कंट्री के बराबर है। उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इजी काम नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस हिसाब से क्या सोचते हैं नहीं भाई? देखिए, विकास के तरीके अलग-अलग होते हैं और जो ये 400 का आपने सिलेंडर की बात करी, ये सिर्फ़ उनका राजनीतिक स्टंट था और फ्री की रेवड़ी बाँट के वोट लेने की कोशिश आप सरकार करती है और यही कोशिश उन्होंने कांग्रेस ने करी और उसका आपने अब देख ही लिया है, रिज़ल्ट क्या आया कि 400 का सिलेंडर देने के बाद भी आज सरकार किसकी है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है। भारतीय जनता पार्टी भी तो उसी मुद्दे पे है ना, वो भी 400 का ही दे रहे हैं वहां पे सिलेंडर आज। देखिए मेरी बात सुनिए, वो एक छोटा प्रदेश है जैसा भाई ने बताया और यहाँ पर और बहुत चीज़ें ऐसी सरकार दे रही है। अब आप देखिए अभी गेहूँ की एमएसपी दी है योगी जी ने, 2275 रुपए की दी है। बताइए कौन-सी गवर्नमेंट दे रही है 2275 रुपए की सरकार? तो अलग-अलग तरीके से सब्सिडी, अलग-अलग तरीके से रेट्स होते हैं। तो वहाँ पर सिलेंडर पे दिया है, यहाँ पर गेहूँ पे दिया है, रोड्स देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। राजस्थान में ऐसा नहीं है जैसा आज यूपी में है। तो धीरे-धीरे जब चीज़ें सही होंगी तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आगे जो है बावरी बात कर रहे हैं पंजाब की, क्या आम आदमी पार्टी को किसानों की बात रखनी चाहिए? वहां पर बिजली फ्री है, दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की वहां भी बिजली फ्री दी जा रही, तो उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के लिए भी आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने कर दिया है, पूरे देश के लिए ही कर दिया है कि 300 यूनिट तक जो है बिजली जो है वो कम दरों पे मिलेगी अब आगे। किसानों के तो धरने बराबर जारी है कि मीटर नहीं लगाएंगे, मीटर नहीं लगाएंगे, फिर भी ट्यूबवेलों पे मीटर लग रहे हैं। देखिए नहीं नहीं, ट्यूबवेलों पे आपके मुजफ्फरनगर में हमारे प्रदेश में भी जो है ट्यूबवेल पे कोई भी किसी तरह का बिल नहीं आता है। अगर आपको ये, वैसे तो आपको सब जानकारी रहती है, हमारे यहाँ भी, हमारी भी खेती है, ट्यूबवेल है, तो हमारा कोई बिल नहीं आता वहाँ। ट्यूबवेल तो बिजली फ्री है यहाँ पर भी। तो इसलिए देखो ये राजनीतिक स्टंट है और धीरे-धीरे प्रदेश में इतनी तरक्की हो रही है कि हम लोग फ्री की रेवड़ी की बजाय हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा किसान हो, निचला तबका हो, वो इतना संपन्न हो जाए कि उसे फ्री की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारी विकास नीति है पार्टी की और उसी के हिसाब से हमारी जो पूरी भाजपा का करोड़ों जनता जुड़ी हुई है, करोड़ों नेता हैं इसके, और हमारी जितनी भी योजनाएँ बनती हैं, वो सिर्फ़ इसलिए बनती है कि हमारा निचला तबका जो है संपन्न होगा तो उसे फ्री की ज़रूरत नहीं। शालट में आप सबने समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ मुजफ्फरनगर से अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।